वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 279 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 279 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय दर्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय दर्शन का विषय आत्मा और परमात्मा के संबंधों का चिंतन है और भारतीय दार्शनिकों ने संसार को माया समझा। माया समझा था क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो भारतीय दार्शनिकों ने संसार को माया समझा तथा आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों की गंभीर विवेचना की। वास्तव में इस विषय पर जितना गहन चिंतन भारतीय दार्शनिकों ने किया है उतना अन्य किसी भी देश के दार्शनिकों ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ? कहाँ हुआ? चीन में? नहीं, भारत में हुआ। तो इस्पात बनाने की कला पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से इस्पात अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था और बाद में यह उत्स कहलाने लगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार विश्व प्रसिद्ध थी। इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग थी। दार्शनिक पद्धति का आविष्कार किसने किया था? दार्शनिक पद्धति का आविष्कार किया था किसने? आर्यभट्ट ने। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दार्शनिक पद्धति का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया? सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता किसने लगाया? आर्यभट्ट ने ही। तो आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य जो है वो स्टेबल है, स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, किसने की थी? आर्यभट्ट ने ही तो की थी। तो सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने की है, ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। औषधियों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत संहिता में रोगों के उपचार के लिए शल्य विधि का वर्णन है। चरक को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। यदि सुश्रुत संहिता में शल्य विधि का वर्णन है तो फादर ऑफ शल्य चिकित्सा तो सुश्रुत हो गए ना। तो चरक काहे लिखा है यहाँ पर? गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। औषधियों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना अथर्ववेद, संगीत सामवेद, ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यज्ञ यजुर्वेद, बलि, ठीक है, ये सब यजुर्वेद में। ये पूछ ले जाते हैं कौन किस में। फिलहाल ये तीसरा वाला एलिमिनेट करो, पहला दूसरा सही है, बी है इसका आंसर। तो औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी, अन्य बहुत से रोगों का उपचार शल्य क्रियाविधि के माध्यम से बताया है। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, ठीक है, मिर्गी, यक्ष्मा के अनेक प्रकार बताए गए हैं। इस पुस्तक में बड़ी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता था। नब्ज देखकर बता देते थे कि अंदर कौन सी बीमारी है उस समय लोग, ठीक है। आज तो एमआरआई होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट के सामने आर्यभट्टियम लिखा है, बराहमिहिर के सामने बृहत संहिता, कालिदास के सामने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। बताना है कि आपको कौन सा सुमेलित है इसमें सही। देखिए कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम ये तो सभी को पता होगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ही लिखी है। बराहमिहिर की रचना का नाम बृहत संहिता है।
तो तीनों के तीनों ऑलरेडी सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं इसी तरह से अधिकतर मिलान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन भारत की कला से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले शीर्ष स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ। क्या गांधार शैली का जन्म भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से हुआ है? जी हाँ, हुआ है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो मौर्यकालीन पालिशदार सिंह की मूर्ति वाले शीर्ष स्तंभ, मौर्यकालीन पालिशदार सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के सम्मिश्रण से एक नई कला शैली का जन्म हुआ, उसका नाम है गांधार शैली। बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में है, गांधार शैली में। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से एक तरफ है विद्वान, दूसरी तरफ है उनके विषय। बराहमिहिर खगोल से, विशाख दत्त नाटककार हैं, शंकर दार्शनिक हैं क्या? देखिए विशाख दत्त नाटककार हैं, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केवल दो है यहाँ पर, दो तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि दो कन्फर्म है तो पहले को एलिमिनेट करो, सी वाले को करो। बराहमिहिर खगोल है, ये भी सही है। चलिए पहला दूसरा करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये भी चला गया, अब तो यही बचेगा। तो सभी सुमेलित हैं तीनों के तीनों, ठीक है। शंकर दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर मतलब गुप्त काल के बाद का समय, गुप्तोत्तर काल में 5 देवताओं की पूजा प्रचलित थी जो सम्मिलित रूप से पंच देवता कहलाते थे। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता इन पांचों देवताओं में सम्मिलित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, लेकिन इंद्र का उल्लेख नहीं है। इंद्र मतलब देवता नहीं मानते थे उस समय इंद्र को। तो गुप्तोत्तर काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, शक्ति, इन 5 देवताओं की पूजा हम पाते हैं जो सम्मिलित रूप से पंच देवता कहलाते थे। इस काल में जो वैदिक कालीन देवता थे ना, जैसे कि इंद्र हो गए, वरुण हो गए, यम हो गए, इनका स्थान घटकर कम होकर लोकपाल की श्रेणी में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पंचायतन कहा जाता है? ग्राम सभा नहीं है, स्मारक नहीं है, राज दरबार में अधिकारी समूह नहीं है, मंदिर निर्माण की शैली कहलाती है पंचायतन। देखिए पंचायतन मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर बने 4 गौण मंदिरों में 4 अन्य देवताएं रखे जाते थे। ठीक है, ऐसे मंदिरों को पंचायतन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन युद्ध में की गई लूट, कर, नजराना। देखिए युद्ध में की गई लूट था, नजराना था, लेकिन टैक्स वैक्स नहीं लगाते थे वैदिक काल में। ठीक है, पहला और तीसरा है, दो को एलिमिनेट करो तो 2 जाएंगे, बी है इसका आंसर। तो वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन युद्ध में की गई लूट था। वे शत्रुओं से संपत्ति छीनते और विरोधी जातियों से जो है नजराना लेते थे। राजा को दिया जाने वाला यह नजराना बलि यानी चढ़ावा कहलाता था, टैक्स वैक्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा सत्य है। वैदिक काल में गाय और बैल युद्ध का कारण होते थे। गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म होता था। क्या गाय और बैल युद्ध का कारण? करेक्ट है, करेक्ट है दूसरा भी। तो वैदिक काल में गाय, बैल और धन जो है समानार्थक माने जाते थे, मतलब तीनों का एक ही मोल देखा जाए तो। गाय और बैल युद्ध का कारण होते थे। गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म होता था। आर्यों में गाय का इतना अधिक महत्व था कि जब उन्होंने पहली बार भारत में भैंस को देखा तो वे उसे ग्वाल अर्थात गाय जैसी दिखने वाले कहने लगे। ठीक है, जबकि वो भैंस थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वैदिक काल में दुहित्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? राजा, बेटी, गाय या भूमि? दुहित, दुहित कौन है? दुहित गाय लगाकर गलत मत कर देना, बेटी को।
अघन्य गाय है। तो देखिए, वैदिक काल के परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इस काल में बेटी को दुहित अर्थात दुहने वाली कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली थी और कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे। देखिए, पहली बात तो वैदिक काल में टैक्स वैक्स तो जानते नहीं थे, वो कर वर प्रणाली नहीं थी, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे, दूसरा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वैदिक काल में ना तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी और ना ही वैतनिक सैन्य व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब वेतन आधारित सैनिक व्यवस्था नहीं थी। राजा के संबंधियों के अलावा कोई कर अधिकारी नहीं होता था। राजा को जो नजराना दिया जाता था वह वैसे ही था जैसे देवताओं को यज्ञादि में चढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। पशुचारक समाज की जनसेना के बदले किसान यानी कृषक समाज की किसान सेना स्थापित हुई। वैश्य अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल का कार्य करते थे। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो 15 प्रश्न थे ये इतिहास के। ठीक है, और बिल्कुल इनकी प्रकृति कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब पीसीएस लेवल की है, उसी के अनुरूप है। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार जरूर कर लेना। इस चैनल के किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। ठीक है, कौन सा प्रश्न कब सीधे सीधे या एक्सप्लेनेशन से उठा के पेपर में पूछा जाए, प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।